तो ये बात है। उसके पास लाइट एलिमेंट है और इसी वजह से मुझे उससे वो अजीब सी फीलिंग्स आ रही थी, जैसे कि वो मेरे से बिल्कुल उल्टी फितरत का है। गजब का टैलेंट, अथाह दौलत और ऊपर से ये रेयर एलिमेंट। अब कोई ताज्जुब नहीं है कि इसके पीछे इतने चमचे घूमते हैं और हर कोई इसका इतना अजीज बनने की कोशिश करता है। लेकिन लाडले, मैं क्या, मेरे पीछे आने वाले का भविष्य पक्का अंधेरे में ही जाने वाला है, चाहे वो कितनी लाइट बनकर क्यों ना जाए। इतना सोचकर वो वहाँ से खड़ा होने लगता है और अवनी का हाथ छोड़कर वो उन सभी से बोलता है, वैसे तो मैं तुम सभी से सारी जानकारी निकलवा ही ली है, लेकिन फिर भी एक बार और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप सभी सीनियर्स में से कोई ऐसा है जो नंगा होकर उस बोर्ड पर वापस उल्टा लटकना चाहता है? और बस नकुल के इतना ही कहने की देर थी कि वो सभी 10 स्टूडेंट्स जो कि बंदे पड़े थे नकुल की बात पूरी होने से पहले ही अपना सर नाम हिलाने लगे थे। अच्छा है, तुम लोगों में कुछ दिमाग तो है ही। चलो अब मैं तुम्हें दूसरा ऑप्शन देता हूँ और मेरे इन ऑप्शंस में कोई तीसरा ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। तो पहला तो तुम पहले मना कर चुके हो और दूसरा तुम्हें मानना ही होगा। तो तुम में से कौन था वो? अरे हाँ, वो वाला। नकुल एक लड़के को खड़ा करते हुए उससे पूछने लगता है, तो तुम ही थे ना वो जो कह रहे थे कि मेरे पास, वैसे भी मैं किसी अननोन जगह से आया हूँ, मेरे बैकग्राउंड का कोई पता नहीं है और कोई गरीब लड़का हूँ जिसके पास थोड़ा बहुत टैलेंट है, तुम ही थे ना वो? नकुल की बात सुनकर वो लड़का डरते हुए हकलाते हुए कहता है, तो तुम्हें कैसे पता? लेकिन नकुल उसकी बात पर जरा भी ध्यान नहीं देता और उसे कहता है, ना मुन्ना ना, मैंने जो पूछा उसका जवाब दे। उसकी बात सुनकर वो लड़का कहता है, हाँ मैंने ही कहा था। नकुल उस लड़की की बात सुनकर उसे थपकी देता है और कहता है, तो जैसा कि तुम सभी लोगों को इस लड़के ने बता ही दिया है, मेरे पास वैसे भी पैसों की कमी है और आजकल और ज़्यादा तंगी हो रही है, तो इस वजह से मुझे जल्दी गुस्सा भी आ जाता है और मैं बदला लेने पर उतार हो जाता हूँ। तो एक तरीके से तुम सोच सकते हो कि ये मेरे लिए कितना डिप्रेसिंग होता होगा। तो तुम लोग कोई ऐसा काम करो जिसकी वजह से मेरे गुस्से को थोड़ी लगाम लगे। ऐसा काम करो जिससे मैं तुम पर गुस्सा ना हो, मुझे तुम पर खुशी हो और मैं खुशी के मारे तुम सभी लोगों को यहाँ से छोड़ दूँ। और नकुल की ये बात कहने के साथ ही वो सभी स्टूडेंट्स सारी बातें समझ गए थे। उन्हें समझ आ गया था कि नकुल का इशारा किस तरफ है और इसी के साथ वो सारे स्टूडेंट्स ही अपनी अपनी अंगूठियों में से जल्दी क्रेडिट्स निकाल कर वहाँ पर इकट्ठा कर देते हैं। एक तरीके से उन्होंने सोचा था और वो क्रेडिट्स बाहर आकर गिर गए थे और अब तक नकुल के सामने उन क्रेडिट्स का ढेर लग चुका था। काफ़ी अच्छे हैं। और इतना कहकर शौर्य उनको इकट्ठे करने लगता है। तो तुम सभी लोगों ने मुझे जितने भी क्रेडिट्स दिए हैं वो सारे मिलाकर लगभग 2000 क्रेडिट्स के आसपास हो जाते हैं, तो मैं इससे काफ़ी खुश हूँ। तो मैं तुम्हें अभी छोड़ सकता हूँ, लेकिन बस अब एक आखिरी और सबसे ज़रूरी और लास्ट वाली बात, आप सभी मेरे प्यारे सीनियर्स हैं, तो जाहिर है कि आपके पास रहने के लिए एक अच्छी जगह भी होगी और मैं ठहरा एक छोटा सा लो क्लास का जूनियर। तो क्या आप सभी सीनियर्स को मुझ जैसे प्यारे जूनियर के ऊपर इतना सा प्यार नहीं दर्शाना चाहिए कि मैं किसी ऐसे फालतू से कमरे की जगह किसी अच्छी जगह रहूं? तो क्या आप सभी में से कोई ऐसा है जिसका कमरा नदी के सबसे नज़दीक है? मतलब कोई ना कोई तो होगा ही, लेकिन वो कौन है जिसका कमरा नज़दीक के सबसे ज़्यादा नज़दीक है? नकुल की ये सारी बातें सुनकर सभी स्टूडेंट्स की नज़र एक लड़के के ऊपर जाकर टिक जाती है। यह वही लड़का था जिसने सभी को नकुल के बारे में बुराई करने से रोका था और इसी ने कहा था कि अब नकुल से पंगा लेना बिल्कुल बेकार है, इसलिए हमें अपने रास्ते हो जाना चाहिए। और नकुल उन सभी स्टूडेंट्स की नज़रें देखकर उसकी ओर मुस्कुरा कर देखने लगता है, लेकिन उसके इरादे उसकी आंखों से साफ जाहिर हो रहे थे, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। और अपने साथ उस खौफनाक मंजर को इमेजिन करने के साथ ही वो लड़का वहीं पर घुटनों के बल गिरकर रोना चाहता था, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहा था। नहीं नहीं, प्लीज़, मेरे परिवार ने यहाँ मेरे पढ़ाई के लिए बहुत पैसा लगाया है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे वो जगह पाने के लिए बहुत भारी रकम चुकानी। इससे पहले कि वो अपने वर्ड्स कंप्लीट भी कर पाता, नकुल एक डरावनी हंसी के साथ सीधा उसके आगे आ जाता है, लेकिन उसने अभी तक उसे कुछ किया नहीं था और वो उसी हंसी के साथ एक नकली दुख दिखाते हुए बोलता है, हाँ भाई हाँ, मैं जानता हूँ, मैं सब समझता हूँ यार, एक कल्टिवेटर की ज़िंदगी में परिवार का प्यार बहुत मायने रखता है। ऊपर से तुम्हारे ऊपर उन लोगों ने कितने पैसे भी लगाए होंगे,
और इसी पैसे और प्यार के लिए तुम एक रूम को सेक्रीफाइस तो बिल्कुल नहीं करोगे, जिसका मतलब साफ साफ है कि तुम्हें उस बोर्ड पर उल्टे नंगे लटके रहने से कोई दिक्कत नहीं होगी ना। वैसे भी तुम्हारा अमीर खानदान तो तुमसे बहुत प्यार करता है ना, इसलिए वो तुम्हारी इस छोटी मोटी बेइज्जती को तो ऐसे ही जाने देंगे, उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसा तो है नहीं कि वो इस छोटी सी गलती के लिए तुम्हें मौत की सज़ा सुना देंगे, या फिर तुम्हारी ख़ानदान में तुम्हारी कीमत इतनी कम हो जाएगी कि तुम्हारे लिए तो कोई नाजायज़ लड़का भी तुम्हारी गले की फांस बन जाएगा। नकुल की एक एक बात के साथ उस लड़की का चेहरा और भी ज़्यादा पीला और फिर सफ़ेद होता जा रहा था। ये सब देखकर नकुल को बड़ा मज़ा आ रहा था। बेटे लोग बड़े अमीर खानदान के लोग बनते हो ना, चलो तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाता हूँ। और इसी के साथ नकुल उसके ऊपर एक के बाद एक ताने कसना जारी रखता है। असल में बात ये थी कि किसी भी सीनियर को किसी भी जूनियर से ज़्यादा एक अच्छा रूम दिया जाता था, और उस अच्छे रूम से मतलब था कि वो रूम नदी के और भी ज़्यादा पास होने वाला था। लेकिन सीनियर्स में भी इसकी अलग अलग रैंकिंग होती थी, यानी सेकेंड ईयर की क्लास के लास्ट रूम को फर्स्ट ईयर की क्लास के फर्स्ट रूम से मैच किया जा सकता है। इन दोनों का लेवल नदी के एक ही बराबर, एक ही जितना नज़दीक होगा, और इन सभी रूम्स को चेंज करने के लिए आपको एक दूसरे से फाइट्स और कुछ मौके लेने पड़ते थे, जिससे वो रूम्स एक्सचेंज हो जाते। हालांकि इन सब के लिए किसी के साथ लड़ाई और समझौता दोनों किया जा सकता था। नकुल को भी ऐसा ही कुछ करना था। उसे नदी के जितना पास हो सके उतना पास रूम लेना था, क्योंकि जितना पास रूम होगा नकुल उतना ही ज़्यादा ताकतवर हो पाएगा, और इसीलिए वो उसके पास रूम लेना चाहता था। लेकिन उसे इतने दिनों से कोई मौका ही नहीं मिल रहा था, पर अब जब उसे मौका मिल ही गया था तो नकुल पूरे हाथ साफ करना चाहता था। वहीं वो लड़का जिसका चेहरा अब तक पूरी तरीके से सफ़ेद हो चुका था, वो अपने सफ़ेद चेहरे के साथ दांत पीसते हुए कहता है, ठीक है, लेकिन एक दिन वो नकुल को अभी कुछ बोलने ही वाला था कि तभी नकुल की करारी सी लात उसके सीधे चेहरे पर जाकर लगती है, और इसी के साथ उसके चेहरे से खून बहने लगता है। तो क्या कह रहे थे तुम? और इस समय नकुल की आंखों में एक खुखार बर्फीली काली रोशनी चमक रही थी, जिससे उस लड़के की पूरी दिमागी शक्तियां अब खत्म होने लगी थी। एक तरीके से नकुल उसके ऊपर मेंटल एनर्जी का प्रेशर बनाता जा रहा था। तो एक दिन तुम क्या करने वाले थे? मैं तो सिर्फ यहाँ पर शांति से अपनी साधना करना चाहता था, लेकिन तुम सभी लोग खुद मौत का सामना करने मेरे सामने आए हो, मुझे मारने आए थे, और ऊपर से अब जब बंधे पड़े हो तो मुझे अकड़ दिखा रहे हो। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। अगर विद्यापीठ के कड़े नियम और वो शपथ ना होती ना, तो मैं अब तक तुम सभी को इसी ज़मीन में गाड़ कर यमराज के दर्शन करा चुका होता। नकुल में अचानक हुए इस चेंज से सभी लोग हैरान परेशान डर चुके थे। वो इसलिए क्योंकि नकुल इतनी देर घुमा घुमा कर बातें कर रहा था, जिस पर उन्हें बस गुस्सा आ रहा था। लेकिन अब तो नकुल सच में खुद एक जल्लाद लग रहा था, जो कि उन्हें सिर्फ डराता जा रहा था। उनके सपनों में आया वो सबसे खतरनाक से खतरनाक डरावना आदमी या फिर कोई भूत, वो भी इस लड़के की बराबरी नहीं कर पा रहा था। उन सभी को अच्छे से पता था कि नकुल एक एक बात सच कह रहा है, और इसीलिए उनकी इतनी ज़्यादा फट चुकी थी। तो मैं तुम्हें फिर से एक आखिरी बार प्यार से समझा रहा हूँ, चाहो तो इसे एक चेतावनी भी मान लो, तुम्हारे लिए खतरे की घंटी है। अगर तुम में से कोई भी दोबारा मेरे पास किसी गलत इरादे से आया तो मैं अपनी जान की परवाह किए बिना इस एकेडमी से बर्खास्त होना पसंद करूँगा, ताकि तुम जैसे कीड़े मकोड़ों की फालतू ज़िंदगी को मैं अपनी टांगों से रौंद सकूँ, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। इज़ दैट क्लियर? शौर्य की इस बात के साथ ही वो सभी लोग थर थर काँपने लगते हैं, क्योंकि अब तो नकुल की दिमागी ताकत का असर हद से ज़्यादा बढ़ चुका था, जिस वजह से उनमें से कुछ जो कि मेंटल एनर्जी में कमज़ोर थे, वो लोग अब खून की उल्टियाँ करने लगे थे। ये कहना गलत नहीं था कि नकुल की बराबरी का उन सभी लोगों में से कोई था ही नहीं। एक तरीके से नकुल इन सभी सीनियर्स में मेंटल एनर्जी में सबसे ताकतवर था, और इसी तरह एक एक करके उन सभी स्टूडेंट्स ने डर के मारे धीरे धीरे अपने सर हाँ में हिला दिए, जिसके बाद नकुल अपना प्रेशर हटाने लगता है। हाँ मेरे प्यारे सीनियर्स, अब हमारे बीच एक सौदा हो ही चुका है, तो मेरे हिसाब से अब हमें विद्यापीठ एकेडमी वापस चलना चाहिए। वैसे भी आप सभी लोगों के ग्रुप पर किसी जंगली जानवर ने हमला कर दिया था ना, जिस वजह से आप इतने घायल दिखाई दे रहे हो। तो एक काम करते हैं, मैं और आप सभी लोगों का ग्रुप हम सब साथ में जाएंगे एकेडमी। और जहाँ तक उस जंगली जानवर की बात है, तो उसका क्या करे क्या करे क्या करे। नकुल इतना कहते हुए इधर उधर देख ही रहा था कि तभी उसे अपने सामने वो एक जंगली शेर दिखाई देता है, जिसे वो अभी अभी मार के आया था। मिल गया। इतना कहकर नकुल उन सभी को बोलने लगता है, तो तुम सभी पर इस स्वर्ण बाघ ने हमला किया था,
और यही वो जंगली जानवर है जिसकी वजह से तुम सभी लोगों को इतनी चोट आई। अभी ये तुम लोगों को हमला करके मारने वाला था कि तभी अचानक से वहाँ पर मेरी एंट्री हो गई और मैंने इन सभी जंगली बाघों का एक के बाद एक सत्यानाश कर दिया। कह सकते हो कि मैंने इनको जान से मार दिया बस। और मैंने तुम पर यह एहसान किया, इसीलिए तुम इस एहसान को अपने रुतबे की वजह से रखना नहीं चाहते थे, इसीलिए तुमने अपना कमरा मुझे इनाम में दे दिया। तो ये वो सारी बातें हैं जो आज के दिन हमारे साथ हुई है। क्यों, सही कहा ना? इतनी बातें बोलकर नकुल धीरे से उन सभी लोगों की ओर देखने लगता है। कुछ लोग तो कुछ भी नहीं बोल रहे थे, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो कि नकुल का विरोध करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन नकुल तुरंत अपना मेंटल प्रेशर उन सभी पर अप्लाई कर देता है और इसी के साथ वो उसी पेड़ से चिपक कर रह जाते हैं। उन्होंने नकुल के मेंटल प्रेशर को एक बार और झेल लिया था और अब अगर हल्का सा भी नकुल का मेंटल प्रेशर और होता तो वो सभी लोग वहीं अपनी जान से हाथ धो बैठते और इसीलिए वो हाँ में अपना सर हिलाने लगते हैं। हाँ ठीक है, हम कुछ समझ गए। उन सभी की बातें सुनकर नकुल फिर से मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छी बात है। वैसे तुम सभी लोगों को एक बात पता है, तुम लोग मेरे प्यारे सीनियर्स हो, तो मैं तुम सभी लोगों की भी राय जानना चाहूँगा। मिसाल के तौर पर तुम्हारी क्या कहानी होती अगर तुम मुझे बुरी तरह से हरा देते या फिर यहाँ पर ही बंदी बना लेते। वैसे सच बताऊँ तो मुझे नहीं लगता कि तुम में से किसी के अंदर भी मुझे जान से मारने की औकात भी है, लेकिन फिर भी मैं तुम सब लोगों की इज्जत करने के लिए ये सवाल पूछ ही लेता हूँ। लेकिन नकुल की इतनी बात सुनने के साथ ही वो सभी लोग खौफ से कांपने लगे थे और इसी के साथ वो नकुल को देखते हुए जैसे तैसे बोलने लगते हैं, तुम तो राक्षस हो, तुम्हें कौन हरा सकता है? हम तो सपने में भी नहीं सोच सकते। हम इस चीज़ का रीज़न तो बाद में बताने वाले थे, लेकिन तुमने पहले ही हमारी इतनी बुरी हालत कर दी कि हम तो अब बोलने के लायक भी नहीं हैं। और नकुल ने जब उन लोगों के चेहरे की ओर वापस देखा था तो उन लोगों के चेहरे डर से पूरी तरीके से फीके पड़ चुके थे। ये देखकर नकुल हंसने लगता है। काफ़ी पसंद आया मुझे तुम सबका ये खौफ, लेकिन ये खौफ सिर्फ तुम में ही नहीं, तुम्हारे दोस्तों वगैरह में बढ़ जाना चाहिए। उन सभी को बता देना, अगली बार मुझसे पंगा लेने जो भी आएगा वो यहाँ से 4 कंधों पर ही जाएगा। वहाँ बंदे सारे के सारे स्टूडेंट्स नकुल की शर्तें मान लेते हैं और अपना सर जल्दी जल्दी हाँ में हिलाने लगते हैं। नकुल भी ये देखकर काफ़ी खुश था और देखते देखते वो सबसे पहले उन लड़कियों की रस्सियाँ खोलता है। नकुल जब से उन सभी लोगों को पीट कर यहाँ पेड़ से बांध कर गया था, तब से वो दोनों ही लड़कियाँ अपना शरीर छुपाने की नाकाम कोशिशें करती जा रही थी। इतने नाजों से पली अमीर खानदान की राजकुमारियाँ, भला वो कैसे बिना कपड़ों के वो भी इन 8 लड़कों के सामने खड़ी रहती। उनके लिए ये एक दिन किसी जिल्लत भरे नरक से कम नहीं था। वहीं उन दोनों रोती लड़कियों को देखकर नकुल उनके सामने अपने कुछ पुराने कपड़े फेंक देता है। वो इन्हें इसीलिए फेंक रहा था ताकि ये लड़कियां उसे पहन सके और इनके पास कुछ कपड़े तो हो। वहीं बाकी के लड़के नकुल को उन दोनों लड़कियों के इतना पास देखकर एकदम से जलने बुलने लगे थे, जबकि नकुल इस समय पूरी तरीके से शांति से खड़ा अपने मन ही मन सोचे जा रहा था। इतनी खूबसूरत होने के बाद में भी क्या फ़ायदा इस खूबसूरती का जब तुम ताकतवर ही नहीं हो, जब तुम अपने इस खूबसूरती को बचा ही नहीं सकती। क्या मतलब है इस चीज़ का? नकुल के मन में इस समय यही बातें चल रही थी और वो आगे सोचते हुए कहता है, शुक्र है मैं बाकी के राजकुमार जैसा कोई ठरकी आदमी नहीं हूँ, वरना पता चलता इन दोनों लड़कियों की इज्जत का। इतना कहते हुए नकुल बस चुप हो जाता है। वैसे भी मेरे सामने तो ये सब बच्चे हैं, क्योंकि मैं कोई इस दुनिया की आत्मा नहीं हूँ, मैं किसी और दुनिया से आया हूँ। पता नहीं कैसे मेरी आत्मा उस दुनिया से सफ़र करके इस दुनिया और इस छोटे से शरीर में आकर बस गई। ना जाने इस जादुई दुनिया में ऐसा क्या है जो यहाँ पर मुझे खींच लाया। इतना सब सोचते हुए नकुल लगातार एक एक स्टूडेंट को खोलते हुए उसके सामने एक एक कपड़े की जोड़ी फेंकता जा रहा था। कम से कम किसी अमीर घर घराने के लड़के का नंगे घूमने से तो बेहतर था फटे पुराने कपड़े पहनना। और आखिर में नकुल ने जब सभी को सारे कपड़े बांट दिए थे तब भी उसके पास कुछ कपड़े रह गए थे और ये देखकर नकुल को एक और आइडिया आता है, जिसके साथ ही वो इन सभी कपड़ों की एक गांठ बनाने लगता है और देखते देखते ये सारी एक चादर का रूप ले लेती है। तो चलो सवारी का इंतजाम भी कर लिया जाए। और इसी के साथ नकुल के शरीर से एको बाहर आने लगता है। कुछ देर बाद विद्यापीठ एकेडमी के मेन गेट पर एक गांव का लड़का लगातार अपनी भेड़ों को आगे पीछे करते हुए इधर उधर चरा रहा था कि तभी उसकी कुछ भेड़ें डरकर उसके पीछे की ओर भागने लगती है और ये सब देखकर वो लड़का कंफ्यूज हो जाता है। ये इन लोगों को क्या हुआ, ये इतनी डर क्यों रही है? यही सब बातें सोचने के साथ ही वो लड़का आगे की ओर देखता है जहाँ से वो भेड़ें भागते हुए वापस आ रही थी
और उस ओर देखकर उसकी मानो जान सूख जाती है। एक एक राक्षस, लेकिन ये राक्षस यहाँ पर कर क्या रहा है? राक्षस है कि कोई कोई बीस्ट? वो लड़का इस समय बड़ा ही घबराया हुआ सा लग रहा था, क्योंकि उसने अपने सामने एक बड़ा काला सा चमगादड़ देख लिया था। हालांकि जब उसने गौर से देखा तो उसे कुछ अजीब लग रहा था। वो चमगादड़ बिना किसी लड़ाई के सीधा आगे बढ़ता जा रहा था, और इस समय उसके पैरों के नीचे कुछ रस्सियां बंध रखी थी। और जब उस छोटे से लड़के ने उसे गौर से देखा था तो उसके सामने एक चमगादड़ के पैरों के नीचे कुछ रस्सियां एक चादर से कनेक्ट हो रही थी, और इस चादर पर लगभग 10 के आसपास लड़के और लड़कियां लेटे पड़े थे। और अभी उस छोटे से लड़के की नज़र धीरे धीरे नीचे की ओर जा ही रही थी कि तभी उसे अपनी आंखों के सामने एक लड़का दिखाई देता है। हैं? ये भैया यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मतलब इस मॉन्स्टर के नीचे कहीं ये मॉन्स्टर इनका पालतू तो नहीं? लेकिन ये मॉन्स्टर दिखने में भले ही थोड़ा डरावना हो, लेकिन इसकी स्पीड तो किसी कछुए से भी धीमी है। ये उड़ रहा है कि रेंग रहा है? वो लड़का इस समय बड़ी मस्ती से उन दोनों को देखे जा रहा था। वहीं नकुल को अभी अच्छे से सेंस हो पा रहा था कि आसपास कौन है, और नकुल ने यह भी देख लिया था कि एक लड़का उन्हें देखकर हंसी मजाक कर रहा है। और ये सब देखकर नकुल भी हल्का सा मुस्कुरा देता है। गांव के बच्चे भी ना, इस दुनिया में इन बेचारों को तो पता भी नहीं कि इनके साथ क्या क्या हो सकता है बड़े होने के बाद। कौन कौन लोग इनके साथ क्या क्या कर सकते हैं। और लड़कियां, उन्हें तो मेरी माँ जैसे पता नहीं क्या क्या सहना पड़ता है। नकुल को जब भी अपनी माँ की याद आती थी तब उसका गुस्सा उसकी लिमिट ब्रेक कर जाता था, जो कि जायज़ भी था, क्योंकि नकुल और उसकी माँ के साथ जो भी हुआ था वो अच्छा तो बिल्कुल नहीं था। लेकिन नकुल अब इस पर और ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देता, और जैसे ही वो एकेडमी के गेट के पास पहुंचता है वो तुरंत अपना टोकन वाला सिक्का जोर से फेंकते हुए उस खांचे के अंदर फिट कर देता है। और इसी के साथ वो गेट धीरे धीरे खुलने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो पूरा खुल पाता, नकुल सबसे पहले अपने एको को अपने अंदर बुला लेता है, जिसके बाद वो उस बोरी को खींचते हुए आगे ले जाने लगता है। नकुल ने जैसे ही एकेडमी में एंटर किया था उसके सामने एक मुस्कुराता हुआ चेहरा आ गया था। हालांकि यह बात अलग थी कि नकुल का चेहरा देखकर उस मुस्कुराते चेहरे का मनोरंग सा उड़ गया था। अभी तो उसका रंग बस उड़ा ही था कि तभी नकुल अपने हाथ की उस बोरी को खोल कर रख देता है, और इसी के साथ उसके चेहरे का रंग सफ़ेद, सफ़ेद से बैंगनी, बैंगनी से हरा, और हरे से वापस लाल होने लगता है। अरे यार, एक काम दिया था इन निकम्मों को, वो भी नहीं होता इनसे। इन्हें बोला था इस वंश को मार देना, ये साले ये करके क्या है, खुद पिट के आ गए। और ये हंसी वाला चेहरा जो कि अब गुस्से के अंदर बदलता जा रहा था, ये और किसी का नहीं, उसी सैमुअल मुवलोस का था, जिसने अपने परिवार के इन कुछ टटपूंचियों को नकुल के पीछे लगाया था। वहीं नकुल को भी अभी साफ दिखाई दे रहा था कि सैमुअल मुवलोस के चेहरे पर अभी काफ़ी घबराहट और डर दिखाई दे रहा है। ये सब देखकर नकुल भी मुस्कुरा देता है। बेटा, मेरे पीछे आ रहे थे ना, तो इसके अंजाम के लिए भी तुझे तैयार रहना चाहिए था। इसी के साथ नकुल उस लड़की को देखकर कहता है, ओह, तुम तो सैमुअल मुवलोस हो ना, मुवलोस परिवार के वो वारिस जो यहाँ पर अगली गद्दी का राजा होने वाला है, मुवलोस परिवार से। ज़रा इधर आना। नकुल की ये बात सुनकर वो अजीब चेहरा बनाते हुए धीरे धीरे नकुल के पास डरते हुए आने लगता है। नकुल भी उसकी यह हरकत देखकर अच्छे से समझ सकता था, और वहीं नकुल उसे देखकर कहने लगता है, अरे भाई, मैं कुछ मार थोड़ी ना रहा हूँ तुम्हें। ये बेचारे स्टूडेंट्स तो मुझे जंगल में मिले थे, जहाँ पर बुरी तरीके से घायल थे, और मैंने जब देखा तब इनके ऊपर एक स्वर्णबाग हमला करने वाला था। ये सब देखकर मुझसे रहा नहीं गया, और सबसे पहले मैंने इनको बचाने के लिए वहाँ पर छलांग लगा दी, और जैसे तैसे इन लोगों को मैं यहाँ पर मौत के मुंह से निकाल कर ला पाया हूँ। ज़रा इन सभी को हॉस्पिटल पहुँचा दो, और हाँ, मुझे इस लड़की के साथ कुछ काम है, तो बाकी के 9 को तुम ले जा सकते हो। नकुल इतना कहते हुए उसे एक लड़के को उठा लेता है, जिसका कमरा सबसे शानदार था। हाँ तो सीनियर भैया, ज़रा हमें अपना कमरा दिखाओगे? इतना कहकर नकुल उसे अपने साथ ले जाने लगता है। सैमुअल उसे रोकना तो चाहता था, लेकिन इसके बाद भी उसके पास कोई रीज़न नहीं था, और ना ही वो नकुल को रोकने की हिम्मत भी कर पा रहा था। जैसे ही नकुल उसकी आंखों से ओझल होता है, वो तुरंत उन सभी स्टूडेंट्स के पास पहुंच जाता है। वो 9 के 9 स्टूडेंट्स अभी दर्द से कराहते जा रहे थे, और ये सब देखकर सैमुअल उनके ऊपर भड़कते हुए कहता है, निकम्मो, मैंने तुम्हें कहा था ना कि इस लड़के को मार देना, ये सब हुआ कैसे? सैमुअल अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि तभी उसे कुछ स्टूडेंट्स के चेहरे दिखाई देते हैं, जो कि पूरी तरीके से सूझकर डबल एक्सल हो चुके थे,
और ये सब देखकर उसे बड़ी घिन भी आ रही थी। तुम्हारे दांत तक टूट चुके हैं? अरे तुम्हारे साथ हुआ क्या था? कहीं किसी जानवर ने अटैक किया था या कोई जल्लाद ही दिख गया था तुम्हें? लेकिन सैमुअल की ये सारी बातें सुनकर वो सभी लोग एकटक उसे ही देखने लगते हैं। वो क्या बताते कि उन्हें कौन सा जल्लाद मिला था, लेकिन फिर भी वो अपने आप पर काबू पाते हुए जैसे तैसे चुप बैठे थे। उनका गुस्सा तो किसी भी पर फट ही सकता था, लेकिन उन सभी में से एक लड़की जो कि नकुल के मेंटल प्रेशर से काफ़ी परेशान थी और अब तक मेंटली काफ़ी टूट चुकी थी, वो रोते हुए बोलती है, उस लड़के ने उसने हमें गोल्डन टाइगर से बचाया है, जैसा कि उसने कहा। बस हम एक खतरनाक शेर की गुफा में चले गए थे, इसीलिए हम सभी को इतनी चोटें आई। ये पूरी कहानी साफ तौर पर मनगढ़ंत लग रही थी और इसी के चलते सैमुअल गुस्से में कहता है, अरे तुम सब लोग मुझे सच बताओ, वहाँ पर क्या हुआ था? इतना तो मैं अच्छे से बता सकता हूँ कि इस एकेडमी के सीनियर्स का ग्रुप एक रैंक 3 के कुछ शेरों से हार गया। इतनी मार खाई तुम लोगों ने कि तुम्हारे दांत तक टूट गए। मेरे सर पर क्या सी लिखा हुआ है? अब धीरे धीरे सैमुअल को गुस्सा आने लगा था और इसी गुस्से में वो और भी जोर से कहता है, देखो मुझे तुम सब लोग सच सच बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, फिर देखो मैं कैसे प्रोफेसर से बात करके उस वंश की खटिया खड़ी करवाता हूँ। उसकी जिंदगी तो मैं। लेकिन इससे पहले कि सैमुअल कुछ बोल भी पाता, उसके पास बैठे बाकी के स्टूडेंट्स का गुस्सा अब एकदम फट पड़ता है और वो जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, साले कमीने भूल जाए इन सब चीज़ों को। सैमुअल वो लड़का नहीं है, वो साक्षात एक राक्षस है। हमने लड़ते वक्त अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया था और वो हैवान, उसने तो अपनी पूरी अंगुली तक नहीं लगाई हमें जोर से। क्या पता उसने और कौन कौन सी टेक्निक्स छुपा कर रखी होगी। हम लोगों की तो जान में गले में आ रखी है और तू यहाँ पर प्रोफेसर को शिकायत करने जा रहा है। तूने कहा था ना, उसका सबसे खतरनाक हथियार उसकी वो काली जहरीली अजीब सी गैस है, लेकिन उस लड़के ने तो इसके बारे में इस्तेमाल तक नहीं किया जिस चीज़ के बारे में तूने बताया था। वो तो उस चीज़ से कोसों दूर था। वो बस 2 हाथों से ऐसे राक्षस की तरह लड़ रहा था जैसे मानो उसके अंदर बहुत सी अलग अलग आत्माएं और उसके बहुत से अलग अलग शरीर हो। उस एक लड़के ने हम 7 लोगों को एक साथ मारा है। तू समझ भी सकता है इसका क्या मतलब होता है? उस लड़की की बातों को काटते हुए एक और लड़का गुस्से में बोल पड़ता है, सिर्फ मारा नहीं है उसने हमें, हमारी हड्डियों का चूरमा तक बना दिया उसने। वहीं वो लड़का फिर से अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, हाँ तो अब से मैं तो कम से कम इस लड़के से कोसों दूर रहना चाहता हूँ। ये वंश निर्वंश पता नहीं क्या है, लेकिन बस मैं इससे दूर रहना चाहता हूँ। इधर उस लड़के की नहीं, बाकी के सारे स्टूडेंट्स की भी यही हालत थी और ये सब देखकर वो सैमुअल मुवलोस हैरान और परेशान वहीं खड़ा रह गया था। वहीं दूसरी ओर नकुल इस समय तक उस बूढ़ी महिला प्रोफेसर के सामने पहुंच चुका था। ये वही औरत थी जिसने नकुल को उसकी शपथ दिलाई थी, जिसके बाद उसे टोकन नाम का वो सिक्का दिया था। वहीं वो बूढ़ी औरत नकुल को बड़ी अजीब नज़रों से देखे जा रही थी, क्योंकि इस समय नकुल अपनी पीठ पर लाद कर एक लड़की को जैसे तैसे यहाँ पर ला रहा था, जो कि बुरी तरीके से जख्मी लग रहा था। अगर उसकी सांसें ना चल रही होती तो ये समझना में मुश्किल था कि वो जिंदा है या फिर कोई लाश। और नकुल उस लड़के को यहाँ पर लाने के बाद उसे उस औरत के सामने खड़ा करता है और उससे कहता है, मिस प्रोफेसर, इन्होंने मुझे अपना रूम देने का वादा किया है। असल में ये एक मिशन पर गए थे जहाँ इन्हें बहुत ज़्यादा चोट लग गई और इसी वजह से मैं इन्हें बचा कर लेकर आया हूँ। लेकिन ये भी एक अमीर घराने के लड़के हैं और ये एहसान चुकाना चाहते हैं, तो इन्होंने मुझे अपना कमरा देने का वादा किया है। ये सब सुनकर वो औरत हैरान हो जाती है, इसने तुम्हें अपना रूम देने का वादा किया? लेकिन ये कैसे हो सकता है? ओए बच्चे, एक केंट। वो लड़का जो कि अभी मरा पड़ा था, उसका नाम केंट था और वो औरत बोलते हुए कहती है, ओए केंट ओमान, क्या तू सचमुच अपने पूरे होशो आवाज़ में कह रहा है कि तुझे अपना रूम इस लड़के वंश को देना है? और उस बूढ़ी दादी की आवाज़ सुनकर उस केंट नाम के लड़के को जैसे हल्का हल्का होश आने लगता है और वो एक नज़र उस दादी की ओर देखता है
और तभी अचानक से उसे अपने ऊपर फिर से 2 नज़रें महसूस होती है और तुरंत वो उसी दिशा के अंदर अपनी नज़रें करने लगता है। ये नकुली था जिसने उसे अभी पकड़ रखा था और उसकी नज़रें ही इस लड़के पर पड़ी थी, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से कांपता जा रहा था। हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि मैं होशो आवाज़ में हूँ। वहीं उस लड़के की बातें सुनकर वो दादी फिर से बोलती है, ओए छोटे, कुछ दिक्कत है तो बता, अगर हुई तो मैं सॉल्व कर दूंगी। मुझे पता है इस लड़के ने तेरी जान बचाई होगी, लेकिन क्या ये ज़रूरी है? इस पर वो लड़का फिर से उस बूढ़ी दादी की ओर देखता है और उसे हाँ में जवाब देता है। हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरा रूम इस लड़के को दे सकती हो। वो केंट नाम का लड़का बस जैसे तैसे इतनी बात बोल पाता है, जिसके साथ ही वो दादी कहती है, चलो ठीक है, तुम लोग जब इतनी बातें कर रहे हो तो ये सच ही होगा। चलो मुझे अपने टोकन्स दो। दादी की यह बात सुनकर दोनों लड़के अपना टोकन उस दादी को पकड़ा देते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आप सुन रहे हो, जिस भी टाइम आप सुन रहे हो। जाने से पहले मेरे प्रिय सब्सक्राइबर्स, आप सभी को मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है और वॉच टाइम बढ़ाने में आप हमारी मदद कर ही रहे हो, लेकिन थोड़ी सी और करो। 4000 घंटे का वॉच टाइम है यार, और अभी तक तो लगभग आधा भी पूरा नहीं हुआ। चलो जैसे तैसे आप मुझे पता है करवा ही दोगे, लेकिन कहीं इसके बीच में हमारा ये साल ही ना निकल जाए। फिर भी होप तो है कि तुम लोग साल से पहले करवा दोगे। तो थैंक्स आप सभी के इस एफर्ट के लिए, और टाटा बाय बाय, सी यू। कोई अपडेट होगा तो ज़रूर बताऊंगा। वैसे असल में अभी एक बार के लिए टेलीग्राम बैन किया गया था और इसी वजह से हमारा सारा काम रुक सा गया था। टेलीग्राम के अलावा और किसी पर फाइल भेजी नहीं जा सकती और बाकी के कम्युनिकेशंस हमारे हो नहीं पाते थे। सो सॉरी फॉर लेट एंड थैंक यू ऑल ऑफ़ यू कि आप सभी इतना सपोर्ट दिखा रहे हो। तो बाय बाय, सी यू, टाटा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। बाय।